तो हे गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, तो गाइस जो चीज़ें होने वाली हैं गाइस, 1 घंटे का एपिसोड है। इसमें जो चीज़ें होंगी दिमाग ख़राब हो जाएगा, मज़ा आएगा देखकर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 1-1 घंटे के एपिसोड अपलोड होंगे जो कि तबाही मचाएंगे। वाकई में तबाही मचने वाली है गाइस। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना। और सब्सक्राइब तभी करना जब आगे की स्टोरी देखना हो, वरना मत करना, ठीक है। तो गाइस आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या होंगी वो चीज़ें, जो चीज़ें गाइस सामने निकल के आने वाली है, सच में मज़ा आ जाएगा देखकर कि कुछ ऐसा भी हमें स्टोरी में देखने को मिल सकता था। और गाइस जो है मज़ा आने वाला है स्टोरी में, जो चीज़ें रिवील होके आएंगी और नेक्स्ट लेवल होंगी वो चीज़ें जो स्टोरी में होने वाली हैं। तो गाइस आप जो है लाइक एंड कमेंट तो कर ही देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आगे स्टोरी इस लेवल पे जाएगी और आगे के एपिसोड जो है 1-1 घंटे के एपिसोड ही होंगे और मज़ा आएगा देखकर। और जो चीज़ें सामने रिवील होके आएंगी सच में दिल को छू जाएंगी और मज़ा आ जाएगा देखकर। तो गाइस मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर होने क्या वाला है स्टोरी में, और जो चीज़ें आएंगी सामने सच में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अतुल के बार बार प्रवोक करने के बाद रक्षित ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं आगे से आहान की हर बात मानूंगा और उनका हमेशा साथ दूंगा। वो बोले ईस्ट तो ईस्ट, वो बोले वेस्ट तो वेस्ट। रक्षित ने कहा। रक्षित भी अब झुंझला गया था। ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो तो इसे याद नहीं रखना। फ्यूचर में कभी अगर आहान को तुम्हारी जरूरत हुई तो उसकी मदद तुम जरूर करोगे, ठीक है? अतुल ने कहा। अतुल के चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा था कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था। अतुल अंकल, कुछ भी हो जाए मैं अपनी जुबान से मुकरूंगा नहीं, रक्षित ने कहा। अब तक वो समझ नहीं पाया था कि अतुल ने उसे अपने जाल में फंसाया था। अगर वॉर अलायंस में आहान के साथ होगा तो फ्यूचर में उसे उनसे बहुत मदद मिलेगी। अतुल, तुम बच्चे हो क्या? आहान ने कहा। आहान जानता था कि अतुल उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसे किसी शरीफ इंसान को परेशान करना आहान को अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर रक्षित, हाँ इनकी बात मत सुनिए। मैं कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस मार्शल आर्ट के स्टेज 1 पर हूँ। हाँ, आहान ने झूठ बोला। स्टेज 1? तुम कैसे बेवकूफ बना रहे हो? अगर तुम मार्शल आर्ट के स्टेज 1 पर हो तो मैं तो मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं हूँ, अतुल ने कहा। रक्षित, तुम इसकी बात बिल्कुल मत मानना, ये झूठ बोल रहा है। ये सबसे कम उम्र का मास्टर है। इतना ही नहीं, इसके टीचर को तुम जानते नहीं हो। यह वॉर अलायंस उनकी वजह से ही है। अतुल ने रक्षित की तरफ देखते हुए कहा, वॉर अलायंस उनकी वजह से है? ये सुनकर रक्षित को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो सोचने लगा कि कहीं अतुल मजाक तो नहीं कर रहा। ये साधारण सा दिखने वाला आदमी नारायण का स्टूडेंट था। नारायण मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर थे। उनके होते हुए कोई भी मार्शल आर्ट में गलत काम नहीं कर सकता था। उन्होंने किसी भी दुश्मन को मार्शल आर्ट अलायंस के साथ धोखा नहीं करने दिया था। बहुत सालों तक सबकी रक्षा करने के बाद उन्होंने ही वॉर अलायंस बनाया था और वो उसके खुद हेड थे। नारायण ने 10 साल तक सबको प्रोटेक्ट किया था। जिसने बॉर्डर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा था। नारायण मार्शल आर्ट के भगवान माने जाते थे। क्या सच में आहान ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है? हो भी सकता है। अतुल अंकल मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है? मेरा और अंकल का रिश्ता भी ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात मुझसे मजाक में कहे। शायद आहान ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है, तभी तो उसके रूप में आते ही यहाँ का औरा बदल गया था। रक्षित सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सब कुछ मन में ही सोच रहा था। ये सोचते सोचते रक्षित अपने घुटने टेक कर जमीन पर रिस्पेक्टफुली बैठ गया। मास्टर आहान, मैं आपके सामने सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ आपको, रक्षित ने कहा। अतुल और आहान को ये देखकर हैरानी हुई। मिस्टर रक्षित, आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए प्लीज, आहान ने कहा। आहान ने तुरंत रक्षित को उठाया। वो रक्षित के इस जेस्चर से बहुत प्रभावित हो गया था। उसने रक्षित के बहुत सारे जेस्चर्स के बारे में सोचा था, पर वो ऐसा करेगा आहान ने नहीं सोचा था। जब आहान रक्षित को उठा रहा था तब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो देखकर आहान समझ गया था कि ये सब उसके लिए, उसके गुरु नारायण के लिए था। रक्षित नारायण की बहुत इज्जत करता था और ये उसके बर्ताव से साफ पता चल रहा था।
आहान नारायण का स्टूडेंट था, इसलिए रक्षित के मन में उसके लिए भी इतनी ही इज्जत थी। आहान के मन में भी दो लोगों के लिए बहुत इज्जत पड़ गई थी। एक अपने गुरुजी नारायण के लिए। आहान सोच भी नहीं पा रहा था कि नारायण ने मार्शल आर्ट में कितनी इज्जत हासिल की थी। आज उनकी वजह से आहान की इतनी इज्जत थी क्योंकि वो उनका स्टूडेंट था। आज आहान के पास जो कुछ था नारायण की वजह से ही था। दूसरा, रक्षित के लिए। रक्षित भी मार्शल आर्टिस्ट था। उसका पैशन और लॉयल्टी मार्शल आर्ट की तरफ बहुत ज्यादा थी। सिर्फ नारायण का नाम सुनकर वो घुटनों पर बैठ गया था और उनकी स्टूडेंट की भी वैसे रिस्पेक्ट करने लग गया था। आहान सोच रहा था कि इस तरह की लॉयल्टी और ग्रेटिट्यूड उसमें कभी नहीं आ सकती थी। आहान, मेरा मतलब है सीनियर, क्या आप सच में मार्शल आर्ट मास्टर हैं? रक्षित ने पूछा। अब उसने आहान को सीनियर बुलाना शुरू कर दिया था। उसने अब अंदाजे लगाना बंद कर दिया था और मान लिया था कि आहान ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट है। मिस्टर रक्षित, आप मुझे सीनियर मत बुलाइए, हम दोनों का रिश्ता भाई जैसा है, आहान ने कहा। ये जानने के बाद कि आहान किसका स्टूडेंट है, रक्षित का आहान की तरफ बर्ताव बदल गया था। रक्षित नारायण की बहुत इज्जत करता था, इसलिए आहान को उन दोनों के बीच में ये दूरी अच्छी नहीं लग रही थी। और जहाँ तक बात मेरे मार्शल आर्ट मास्टर होने की है तो ये सच है। 3 महीने पहले ही मैंने सारे स्टेज पार कर दिए हैं और मैं मार्शल आर्ट मास्टर बना हूँ। आहान ने रक्षित को सच बताया। आहान जानता था कि रक्षित भरोसे लायक है और वो ऐसे ही किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। इसके अलावा अतुल ने सोच लिया था कि वो वॉर अलायंस को आहान के सपोर्ट में लाकर रहेगा, वरना वो ये बात कभी नहीं बताता कि आहान नारायण का स्टूडेंट है। अब रक्षित से झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। सच सुनने के बाद रक्षित को कुछ देर समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक इतनी कम उम्र का मार्शल आर्ट मास्टर था और उसने ये बात सीक्रेट तब रखी थी। रक्षित के हिसाब से इस वक्त आहान से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंड मास्टर नारायण कोई उत्तराधिकारी है। रक्षित ने खुद को संभालते हुए कहा। 3 साल पहले नारायण ने कहा था कि अब वो यहाँ से जा रहे हैं और सीक्रेट जिंदगी जिएंगे। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होगा। उस वक्त उनके साथ उनका कोई स्टूडेंट नहीं था, इसलिए सबको लगा था कि नारायण की लेगेसी अब खत्म हो जाएगी। पर आज आहान से मिलकर रक्षित बहुत खुश था। ब्रदर रक्षित, ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे किसी को ना बताएं, इसे सीक्रेट ही रखें, आहान ने कहा। अब आहान ने रक्षित को मिस्टर रक्षित की जगह ब्रदर बुलाना शुरू किया। आहान नहीं चाहता था कि उनके बीच में कोई भी फॉर्मल रिश्ता हो। मास्टर आहान, आप चिंता मत कीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत मेरी मौत हो जाए, रक्षित ने कसम खाते हुए कहा। आपको कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, आहान ने कहा। उसे अतुल की परखी नजर पर भरोसा था। आहान जानता था कि अतुल बिना भरोसे के आहान का राज किसी के सामने नहीं बोलेगा। रक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। वैसे ब्रदर रक्षित, जब मैं रूम में आया था तब आप मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे आप मुझे मार देंगे। क्या वो अभी कुछ बात है जो आपको परेशान कर रही है? आहान ने पूछा। आहान जब रूम में घुसा था तब उसे बहुत अजीब लग रहा था। रक्षित की आंखें खतरनाक थी। रक्षित जैसे फाइटर का ऐसा खतरनाक औरा होना आम बात थी, पर इस लेवल के फाइटर इसे छुपाना जानते थे। पर रक्षित ये नहीं छुपा पाया था। उसके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अगर आहान की जगह कोई और होता और इस वक्त होता तो वो उसके गुस्से से बहुत ज्यादा डर चुका होता। रक्षित की पत्नी और बच्चे अक्सर उसके इस गुस्से की वजह से बहुत डर जाते थे, इसीलिए रक्षित बहुत समय से अपने घर भी नहीं गया था। घर परिवार होते हुए भी उनके पास न रह पाने का दुख हमेशा सताता था। मास्टर आहान, आपने वो नोटिस कर लिया था? रक्षित को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो नहीं जानता था कि आहान इतना पावरफुल होगा। हाँ, क्या बात है? आपकी कौन सी छिपी हुई चोट परेशान कर रही है आपको? आहान ने पूछा। आहान जानता था कि रक्षित अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। वो नारायण का स्टूडेंट था, इसलिए उन्होंने आहान की छोटी सी छोटी बात भी सिखाई थी। रक्षित ने आहान को अपनी चोट दिखाई। नाभि के थोड़ी नीचे जहाँ पर एनर्जी का सोर्स होता है, रक्षित का वो पार्ट डैमेज था। इस पार्ट को टेंटेन कहते हैं।
ये देखिए मास्टर आहान, ये वो चोट है जो मुझे परेशान कर रही है, रक्षित ने कहा। डैंटेन डैमेज होने का मतलब ये था कि रक्षित अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर सकता था। इसके लिए उसके गुस्से से सब डर जाते थे। क्या ये ठीक हो सकती है मास्टर? रक्षित ने पूछा। आहान पहला इंसान था जिससे रक्षित को उम्मीद थी। उसने इतने सालों में बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था, पर किसी के पास इसका इलाज नहीं था। कुछ ने तो ये भी कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसा कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। ये सब बकवास बातें हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। क्या सच में? रक्षित की आंखों में चमक थी। लोग जिस पार्ट को सच नहीं मानते थे, आहान ने कहा था कि वो ठीक हो सकता है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए डैंटेन पूरी तरह से ठीक होना बिल्कुल जरूरी होता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सारी एनर्जी डैंटेन की तरफ फ्लो करवाओ और आप मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर पंच करो। देखते हैं कि तुम्हारी चोट एग्जैक्टली कहाँ पर है। ठीक है, आहान ने कहा। ठीक है, रक्षित ने कहा। इसके बाद उसने अपनी तकनीक यूज करके सारी एनर्जी को शरीर में फ्लो करवाना शुरू किया। एक बहुत ही पावरफुल ऑरा ने रक्षित को घेर लिया था। फिर उसने आहान को पंच किया। पंच बहुत तेज था। अगर उसके सामने कोई दीवार होती तो वो टूट जाती, पर उसके सामने आहान था। उसने बहुत आसानी से रक्षित के पंच को अपने हाथ से रोक लिया। आहान बहुत रिलैक्स था। अभी आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, आहान ने कहा। रक्षित को चोट लगे बहुत समय हो गया था। अब उसे ठीक करने के लिए रक्षित को अपनी पूरी ताकत को यूज करना बहुत जरूरी था। आहान को इतना रिलैक्स देखकर रक्षित घबरा गया। आहान बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट मास्टर था। रक्षित भी बहुत लोगों से लड़ा था, इसलिए उसकी ताकत भी कोई कम नहीं थी। अब रक्षित ने अपने शरीर में एनर्जी सर्कुलेट करने शुरू की। उसके माथे की नसें फूलने लगी और उसका बॉडी पोस्चर भी बदल गया। इस वक्त आहान ने अपनी मार्शल आर्ट एनर्जी यूज करके रक्षित में एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू की। इस वजह से रक्षित का पूरा शरीर कांपने लगा। कोई भी साधारण आदमी ये ट्रांसफर एनर्जी सहन नहीं कर सकता था। आहान जब 15 साल का था तब नारायण ने उसके साथ ऐसा किया था। इस प्रोसेस में आहान 3 बार बेहोश हुआ था। नारायण ने हर बार उससे कहा था कि वो जब चाहे इस प्रोसेस को मना कर सकता है, पर आहान ने ऐसा नहीं किया था। अगर वो मना कर देता तो वो नारायण का स्टूडेंट नहीं बन पाता, क्योंकि उन्हें कमजोर लोग मार्शल आर्ट के लायक नहीं लगते थे। आहान अब समझ गया था कि रक्षित की चोट एग्जैक्टली कहाँ थी और क्या थी। जैसी चोट थी उस हिसाब से आहान को लग रहा था कि रक्षित पास्ट में ब्लैक निंजा से लड़ा था। आहान ने इसके बारे में सोचना बंद किया और अपना सारा ध्यान एनर्जी ट्रांसफर करने में लगाया। इस वक्त रक्षित के माथे पर पसीना था। वो बहुत सहजता से सारा दर्द सहन कर रहा था और प्रोसेस होने दे रहा था। 1 मिनट में रक्षित का डैंटेन ठीक हो गया था। आहान ने राहत की सांस ली और रक्षित भी खुश हो गया था। रक्षित की चोट अब ठीक हो चुकी थी। अब वो अपने गुस्से पर काबू कर सकता था और अपनी पूरी एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। मास्टर आहान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आपकी वजह से मेरी बरसों पुरानी चोट ठीक हो गई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं बस एक फोन कॉल दूर हूँ। रक्षित ने इमोशनल होते हुए और रिस्पेक्टफुली कहा। ब्रदर रक्षित, अगर मुझे कभी भी आपकी जरूरत हुई तो मैं आपको बेझिझक बुला लूंगा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। वैसे क्या आपकी लड़ाई कभी ब्लैक निंजा से हुई थी? आहान ने पूछा। नारायण ने आहान को समझाया था कि ब्लैक निंजा बहुत पावरफुल थे। उनसे लड़ते वक्त अपने आप को उनसे ज्यादा पावरफुल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नारायण ने आहान को ब्लैक निंजा से बचकर रहने के लिए कहा था। रक्षित और ब्लैक निंजा में क्या रिश्ता था? ब्लैक निंजा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। मार्शल आर्ट्स की तरह ब्लैक निंजा स्वॉर्ड तकनीक में मास्टर्स होते हैं। नारायण ने आहान को हमेशा समझाया था कि ब्लैक निंजा बहुत पावरफुल थे। उनसे लड़ते वक्त अपने आप को उनसे ज्यादा पावरफुल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नारायण ने आहान को ब्लैक निंजा से बचकर रहने के लिए कहा था। आहान ने नारायण की इस बात की गांठ बांध ली थी, पर आज उसे रक्षित मिला और उसने ब्लैक निंजा से लड़ाई की थी। क्या आपका सामना कभी किसी ब्लैक निंजा से हुआ है? आहान ने पूछा। हाँ, मेरा ब्लैक निंजा से सामना हुआ है। मेरे डैंटेन में जो चोट है वो उन्हीं की वजह से है।
रक्षित ने कहा, ओह, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप उस लड़ाई के बारे में और बता सकते हैं? आहान ने पूछा। आहान ब्लैक निंजा के बारे में जानना चाहता था। बिल्कुल बता सकता हूँ, रक्षित ने कहा। वॉर अलायंस अपने किसी भी मिशन के बारे में आम जनता को नहीं बता सकता था, पर आहान अलग था। आहान नारायण का आखिरी स्टूडेंट था, इसलिए उनका उत्तराधिकारी भी वो ही था। वॉर अलायंस उसे कुछ भी बता सकता था। 5 साल पहले वॉर अलायंस हेडक्वार्टर इंफॉर्मेशन लेके आई थी कि ब्लैक निंजा मनाली में आ गए हैं। वो यहाँ पर मनाली के मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मारने आए थे। उस वक्त हमें ऑर्डर्स थे कि हम किसी भी तरह प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करें। इतना ही नहीं, इसके साथ हमें यह भी ढूंढना था कि वो लोग कौन थे जो बहरूपिया बनकर मनाली में रह रहे थे और सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक निंजा को दे रहे थे। रक्षित ने पुराने दिनों को याद करते हुए गहरी सांस ली। वो लोग पहले से प्रेसिडेंट पर नजर रखे हुए थे? आहान ने पूछा। हाँ बाब, पर हमारे पास ऑर्डर्स इतने हड़बड़ी में आए थे कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हमारा सारा ध्यान प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने में लग गया। इस मिशन के लिए वॉर अलायंस ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें से एक मैं भी था, रक्षित ने प्राउडली कहा। ऑर्डर्स मिलने के बाद हम 24 घंटे प्रेसिडेंट के साथ ही रहते थे। हमारी टीम ने उन्हें प्रोटेक्ट करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। हमारे हिसाब से उन्हें कुछ नहीं हो सकता था। इसके अलावा असासिन को पकड़ने का भी बहुत सॉलिड प्लान था। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुए? आहान ने पूछा। हमने कुछ बातें मिसकैलकुलेट कर ली। प्रेसिडेंट एक मीटिंग के लिए एक 5 स्टार होटल गए थे। हम उनके लिए साथी थे। वहां पर बहुत सारे लोग थे और ऐसे में प्रेसिडेंट पर हमला होना बहुत आसान था। इसलिए स्टेज 2 लेवल 2 वाले मिशन फाइटर हमेशा उनके साथ रहते थे और स्टेज 2 लेवल 1 वाले मार्शल आर्ट फाइटर्स राउंड्स पर रहते, रक्षित ने कहा। इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी? आहान कंफ्यूज हो गया। दरअसल हमने प्रेसिडेंट को बाहर वालों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। किसी फैमिली मेंबर पर हमारा शक गया ही नहीं, पर उन्हें मारने वाला उनका भतीजा ही निकला। प्रेसिडेंट की मौत तो नहीं हुई, पर वो कोमा में चले गए, रक्षित ने कहा। तो क्या उनका भतीजा ही ब्लैक निंजा को इन्फॉर्मेशन दे रहा था? आहान ने पूछा। हाँ, उनका भतीजा खुद एक ब्लैक निंजा था। प्रेसिडेंट पर अटैक करने के बाद वो कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। मैं उसके पीछे गया तो वो मुझे होटल के एक कमरे में मिला। मेरा सामना ब्लैक निंजा से पहली बार वहीं हुआ था। मैंने उससे बहुत देर लड़ाई की, पर हम उसे हराना नहीं जानते थे। उनका हर वार बहुत खतरनाक होता है। उस दिन वो भागने की जल्दी में था, इसीलिए आज मैं जिंदा हूं। उस दिन मेरे डेड में चोट लगी थी। आज मैं जिंदा सिर्फ वो भाग गया था इसलिए हूं, रक्षित ने कहा। ब्लैक निंजा की तकनीक हम मार्शल आर्ट्स से कितनी अलग होती है और कैसी होती है? आहान ने पूछा। बहुत अलग होती है। वो हमेशा अपने साथ तलवार रखते हैं। और कैसे? अरे बहुत खतरनाक। वो कोई भी मूव अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं करते, बल्कि सामने वाले की जान लेने के लिए करते हैं, रक्षित ने समझाया। कुछ देर के लिए रूम में बिल्कुल शांति थी। मास्टर आहान, का जवाब मनाली में है तो आप बचकर रहना। अगर ब्लैक निंजा ग्रुप को पता चल गया कि आप कौन हैं, तो इस वक्त वो यहाँ तो आपको मारने जरूर आएंगे, रक्षित ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आहान ने कंफ्यूज होते हुए कहा। उसने कभी किसी ब्लैक निंजा ग्रुप के मेंबर को चोट नहीं पहुंचाई, फिर वो उसे मारने भला क्यों आएंगे? मार्शल आर्ट अलायंस और ब्लैक निंजा ग्रुप में डिफेंस का कारण ग्रैंड मास्टर नारायण है, रक्षित ने कहा। क्या? आहान हैरान था। हाँ, ग्रैंड मास्टर नारायण बहुत पावरफुल थे। ब्लैक निंजा ग्रुप को उनसे खतरा था, इसलिए उनके हेड ने ग्रैंड मास्टर नारायण को मारने के ऑर्डर्स दिए थे। जो लोग उन्हें मारने आए थे उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं गया था। तब से ही दोनों के बीच में टक्कर रहती थी। फिर ग्रैंड मास्टर दुनियादारी से दूर हो गए। आप ग्रैंड मास्टर नारायण के आखिरी स्टूडेंट और उत्तराधिकारी है, इसलिए आपको बचकर रहने की जरूरत है। हो सकता है वो लोग आपसे बदला लें, रक्षित ने कहा। मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। नारायण ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया था। आहान में बहुत ताकत थी, पर फिर भी उसने सामने वाले को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था।
रक्षित की बातों से आहान को लगा कि ब्लैक निंजा सच जाने पर आहान पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए आहान ने सेफ रहना ज्यादा जरूरी समझा था, क्योंकि उसका सामना ऐसे लोगों से होने वाला था जो बहुत फुर्तीले थे और कहां से जाए कोई नहीं जानता था। अब मैं चलता हूँ मास्टर आहान। अतुल अंकल, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप बिना हिचके मुझे बुला लेना, ठीक है? रक्षित ने कहा और वहां से चला गया। अब रूम में आहान, अतुल और देवांश बचे थे। तुम्हें अगर कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो तुम इसे बुला सकते हो, अतुल ने कहा। अतुल नहीं जानता था कि वो लोग मनाली में कितने दिनों के लिए हैं, पर अगर रक्षित उनके और आहान के साथ होगा तो सुकून रहेगा। अतुल, तुम इससे कैसे मिले? आहान ने पूछा। अतुल हमेशा गैंगटॉक में रहा था और रक्षित वॉर अलायंस का मेंबर था, इसलिए मनाली में था। आहान जानना चाहता था कि दोनों की मुलाकात कैसी हुई और इनमें इतने अच्छा रिलेशन कैसे बन गया। अरे करीब 10 साल पहले ही अपने परिवार के साथ गैंगटॉक घूमने आया था, तब इन लोगों को मैंने कुछ गुंडों से बचाया था। तब रक्षित ने कहा था कि अगर मुझे कभी जरूरत हुई तो मैं उसे कभी भी याद कर सकता हूं, अतुल ने कहा। इस बार जब सीक्रेट फ्लेम ग्रुप मेरे पीछे पड़ा था तो मैंने सोचा कि इसे फोन करूं। मुझे लगा कि 10 साल पुरानी बात इसे याद नहीं होगी, पर मैं गलत साबित हुआ। ये अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गैंगटॉक आया और मुझे मनाली ले आया। इसकी वजह से ही मेरा इलाज इतने बड़े डॉक्टर कर रहे थे। मैंने रक्षित जैसा लॉयल इंसान कभी नहीं देखा, अतुल ने कहा। सीक्रेट फ्लेम ग्रुप कहाँ है? हाँ? उनसे कैसे डील करना है आपने सोचा है? आहान ने पूछा। पता नहीं वो लोग कहाँ है, वो बहुत शातिर है, इस सबसे एक से बढ़कर एक है साले। जब तक उन्हें मेरे बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक वो मनाली नहीं आएंगे। उनसे डील करने के लिए उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा, अतुल ने कहा। अगर वो मनाली नहीं आए तो मैं गैंगटॉक जाऊंगा। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम ये बात कब कहोगे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अगर तुमने सीक्रेट फ्लेम ग्रुप के लीडर आदिल और बशीर को हरा दिया तो मैं तुम्हें आधा गैंगटॉक दे दूंगा, अतुल ने कहा। आदिल और बशीर दोनों अलग ग्रुप चलाते थे, पर जब उन्होंने देखा कि अतुल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने के बस एक कदम दूर है, तब उन्होंने हाथ मिला लिया और साथ काम करने लगे। एक का दिमाग बहुत तेज था तो दूसरे के हाथ बहुत तेज थे। दोनों की मौत के बाद अतुल ही गैंगटॉक का लीडर होता, क्योंकि उससे पावरफुल वहां और कोई नहीं है। आप पूरा गैंगटॉक भी देंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए, आहान ने पूछा। मजाक कर रहा भाई, अतुल ने कहा। अतुल नहीं जानता था कि आहान का फ्यूचर कैसा होने वाला है, पर वो इतना जानता था कि वो एक जगह कैद होकर नहीं रहने वाला था। आप अब जल्दी से अपनी स्टेज 2 क्लियर कीजिए, फिर मैं गैंगटॉक आऊंगा और सीक्रेट फ्लेम का चैप्टर क्लोज करूंगा, आहान ने कहा। हाँ, तब तक उन दोनों से डील करने का कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढ लूंगा, अतुल ने कहा। रात बहुत हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए, आहान ने कहा और अतुल के रूम से अपने रूम में चला गया। आहान बेड पर लेटे हुए शनाया के बारे में सोच रहा था। शनाया इस वक्त मनाली में थी और बहुत जल्द कल्पना के कंपनी की सीईओ बनने वाली थी। शायद अब शनाया ज्यादा सेफ रहेगी, आहान ने सोचा। शनाया के बारे में सोचते हुए आहान को नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तब वो फ्रेश फील कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसे कीर्ति ने साथ फ्लैक इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू के लिए जाने को कहा था। आहान तैयार होकर विनोद के घर पहुंचा। इस वक्त घर पर कीर्ति के अलावा कोई और नहीं था। कीर्ति ने एक बहुत खूबसूरत काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। आहान ने उसे एक बार देखा और फिर अपनी नजर डाली। कीर्ति को लग रहा था कि आहान उसे घूर रहा है, इसलिए उसने मन में कहा, डिस्गस्टिंग ह्यूमन। आहान को अपने मन में कोसने के बाद वो आहान के पास आई। तुम इंटरव्यू में ये कपड़े पहनकर आने वाले हो? कीर्ति ने पूछा। आहान ने कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसे शनाया ने गिफ्ट की थी। क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? आहान ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से हम कहाँ जा रहे हैं? फैल्कन इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली। और तुम वहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, हम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं जो तुम इतने कैजुअल कपड़े पहनकर आ गए। तुमने फॉर्मल सूट क्यों नहीं पहना? कीर्ति ने पूछा।
मेरे पास फॉर्मल सूट नहीं है, अहान ने कहा। अहान गिल परिवार में रह रहा था। वो एक मामूली एम्प्लॉय बनकर रह रहा था, इसलिए उसे कभी फॉर्मल सूट की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे भी अहान को फॉर्मल सूट कम पसंद थे। तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? हम फैल्कन इंडस्ट्रीज जा रहे हैं। वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी कंपनी है। तुम वहां ऐसे नहीं जा सकते, कीर्ति ने रूखी आवाज में कहा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, अहान ने कहा। अहान समझ गया था कि कीर्ति को हमेशा राजकुमारी की तरह रखा गया था। कीर्ति चाहती थी कि उसके आसपास सब कुछ उसके हिसाब से हो, पर ऐसा नहीं था। वो ऐसी लड़की पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। तुम बहुत इरिटेटिंग हो, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो तुम, कीर्ति ने गुस्से में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे लड़के को अश्विन फैल्कन में जॉब क्यों दिलवा रहा था। अगर अहान ऐसे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए गया था तो उसके परिवार की और अश्विन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता। क्या हुआ कीर्ति, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तभी वहां अश्विन आया। उसने बहुत ही स्टाइलिश सूट पहना हुआ था। अश्विन, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, कीर्ति ने कहा। ए लड़के, क्या किया तुमने कीर्ति के साथ? हाँ? अश्विन ने पूछा। कुछ नहीं, अहान ने कहा। तो फिर क्या कीर्ति झूठ बोल रही है? जरूर तुमने कुछ किया है, अश्विन ने गुस्से में कहा। अश्विन को लग रहा था कि अहान का अभी डिवोर्स हुआ है और कीर्ति इतनी सुंदर है, इसलिए वो उसे चेस करने की कोशिश कर रहा है। कीर्ति को लगने लगा कि उससे गलती हो गई है, इसलिए उसने तुरंत अश्विन को रोका। वो नहीं चाहती थी कि अश्विन उसके बारे में ऐसा कुछ गलत सोचे। अश्विन, मेरा मतलब वो नहीं था। इससे बात करने से मैं इरिटेट हो जाती हूँ, ऊपर से इसने मुझे उल्टा जवाब दिया, कीर्ति ने बात को संभालते हुए कहा। उल्टा जवाब? हाँ, इसके कपड़े देखो, ये पहनकर इंटरव्यू के लिए कौन जाता है? जब मैंने पहनना चाहिए तब इसने मना कर दिया। हाँ, कीर्ति ने कहा। अगर ये ऐसे कपड़े में चला तो तुम्हारे कलीग्स क्या सोचेंगे? कीर्ति ने कहा। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारी बात सही है, पर मेरी पोजीशन कंपनी में बहुत अच्छी है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, अश्विन ने कीर्ति को अपने पास लाते हुए कहा। ओके, कीर्ति ने कहा और ब्लश करने लगी। अहान, वैसे तो ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी है, पर फिर भी अपना 100% देना, तुम कंपनी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, अश्विन ने अहान से कहा। उसकी नजर में अहान एक होपलेस इंसान था जो सिर्फ दूसरों के सहारे ही कुछ कर सकता था। अगर अश्विन ने विनोद से वादा नहीं किया होता तो वो वहां से कब का चला गया होता। इंटरव्यू में अहान के साथ क्या होगा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अहान ने कहा। अहान भले ही फैमिली के रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकता था, पर अब भी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और कुछ प्रोजेक्ट्स अब भी उसके नाम के अंडर थे। वो उन्हें कभी भी यूज कर सकता था। ये जॉब वो सिर्फ अपने लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए कर रहा था। पता नहीं हम तुम्हारी मदद ही क्यों कर रहे हैं, कदर तो तुम्हें है नहीं, अश्विन ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने कीर्ति की तरफ देखा और कहा, डार्लिंग लेट्स गो, चलकर देखते हैं कि कंपनी का नया सीईओ कौन है। नया सीईओ? अश्विन, सच में पुरानी सीईओ का ट्रांसफर हो गया है? हाँ, कीर्ति ने पूछा। हाँ, कल दोपहर को तो वो चले गए थे और आज से नया सीईओ ज्वाइन कर रहा है, अश्विन ने कहा। कीर्ति थोड़ा सा मायूस हो गई थी। पुराने सीईओ लगभग 40 साल के थे और उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा थी। उसके मुकाबले अश्विन भी कुछ नहीं था। दरअसल अश्विन के सहारे कीर्ति उस सीईओ को इम्प्रेस करना चाहती थी। कीर्ति बस ये उम्मीद कर सकती थी कि नया सीईओ कोई हैंडसम और रिच आदमी था, वरना उसे फिर से अश्विन के पास ही आना पड़ेगा। चले, इंतजार किसका कर रहे हैं हम, अश्विन ने कहा। अहान जब अपनी जगह से हिला नहीं तब अश्विन चिढ़ गया। मैं टैक्सी लूंगा। टैक्सी? तुम्हें पता है फाल्कन इंडस्ट्रीज कहाँ है? अगर तुम्हें कंपनी नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, और अगर लेट हुए तो कंपनी तुम्हें रखेगी नहीं, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, ठीक है, अश्विन ने कहा। फिर वो कीर्ति का हाथ पकड़कर कार की तरफ चला गया। अश्विन की कार पॉश थी। अश्विन ड्राइवर सीट पर बैठा, कीर्ति उसके साथ पैसेंजर सीट पर और अहान बैक सीट पर। तुम तो कभी इतनी लैविश कार में बैठे भी नहीं होगे, अश्विन ने अहान से पूछा। नहीं, अहान ने कहा। अहान ने सोचा कि कौन इस ईगोइस्टिक आदमी से बहस करेगा,
वैसे भी उसने कहीं पढ़ा था कि बेवकूफों से बहस करके खुद बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। फिर तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, अश्विन ने कहा और हंसने लगा। थैंक यू, आहान ने कहा और कार के विंडो से बाहर देखने लगा। अश्विन, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? मैं इसके साथ एक कार में हूँ, ये सोचकर ही मुझे अजीब सा लग रहा है। ऊपर से तुम इससे बात कर रहे हो, कीर्ति ने अनाय होते हुए कहा। सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में भूल गया, अश्विन ने कहा। 15 मिनट में वो लोग फॉल्कन इंडस्ट्रीज में पहुंच गए। आहान ने जब बिल्डिंग देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी। कार पार्क करने के बाद तीनों उतरे। कीर्ति अश्विन का हाथ पकड़कर चल रही थी और आहान उन दोनों से थोड़ा पीछे चल रहा था। अंदर पहुंचने के बाद अश्विन ने किसी से बात की। दोनों ने कुछ मिनट बात की और फिर अश्विन ने आहान से कहा, नए सीईओ की वजह से तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। वो तुम्हारा डेस्क है, जाओ और काम शुरू करो। अश्विन ने एक मैसी डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा और अपने डेस्क पर चुपचाप चला गया। वो उस डेस्क को ठीक करने लगा। तुम यहाँ नए आए हो? तभी एक लड़के ने आवाज लगाई। वो आहान के सामने वाले डेस्क पर बैठा था। वो बहुत यंग था और उसका अपीयरेंस बहुत डेलिकेट था। हाँ, आहान ने उसे देखा और गर्दन हिलाते हुए कहा, मैनेजर अश्विन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उस लड़के ने धीरे से पूछा। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आहान ने कहा। उस लड़के का मुंह बिगड़ गया। उसने कभी आहान और अश्विन को बात करते हुए देखा था। ऊपर से दोनों ऑफिस भी साथ आए थे। फिर आहान ऐसा क्यों बोल रहा था? उस लड़के ने सोचा शायद आहान सच बताने से डर रहा था। भाई, अब से हम कलीग्स हैं। मेरा नाम चिराग है। अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो मुझसे पूछ लेना, तुम्हारे सामने ही हूं मैं, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम आहान है। आहान मुस्कुराया और चिराग से हाथ मिला लिया। चिराग काफी टाइम से कंपनी में काम कर रहा था, इसलिए उसे बहुत कुछ पता था। हाथ मिलाने के बाद चिराग आहान को कंपनी के बारे में बताने लगा। चिराग की बातें सुनकर आहान को एहसास हुआ कि कंपनी दुनिया की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक थी। उसने कंपनी की वर्थ को अंडर एस्टिमेट किया था। इस कंपनी की वैल्यू 180 करोड़ के आसपास थी। आहान, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही? चिराग ने पूछा। कैसी प्रॉब्लम? अरे देखो, सब खोए हुए लग रहे हैं, चिराग ने कहा। चिराग ने नोटिस किया कि जब से आहान आया है तब से उसका ध्यान सिर्फ अपने डेस्क पर है। उसने नजरें उठाकर आसपास देखा ही नहीं था। तो आहान ने पूछा, तो तुम जानना नहीं चाहते कि ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे नहीं जानना। ओह, चिराग डिसअपॉइंट हो गया, पर कुछ पल बाद उसने फिर से कहा, आहान, तुम जानते हो आज कंपनी की नई सीईओ आने वाली है। मुझे पता है। दरअसल आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। एक बार अतुल का मैटर सॉल्व हो जाए फिर आहान वापस शिमला जाने वाला था। तुम्हें पता है, सीईओ एक लड़की है। लड़की, चिराग ने कहा। लड़की? आहान ने तुरंत नजरें उठा ली। उसे याद आया कि कल्पना ने कहा था कि वो शनाए को अपनी कंपनी में सीईओ बनाएगी। कहीं ये कल्पना की कंपनी तो नहीं थी? सीईओ लड़की है, ये सुनकर आहान के एक्सप्रेशन को बदला हुआ देखकर चिराग मुस्कुराने लगा था। उसे लगा था कि आहान को किसी न किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर आहान अब तक दिखावा कर रहा था। इस कंपनी का चेयरमैन कौन है? आहान ने हड़बड़ाते हुए पूछा। चेयरमैन? चिराग ने कंफ्यूज लुक दिया। आहान चिराग के जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रशांत सुखानी। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चिराग ने पूछा। प्रशांत सुखानी? आहान ने सोचा। आहान को लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसने सोचा कि वो कल्पना से ही कॉल करके पूछ ले कि उसकी कंपनी का नाम क्या है। इतने में फ्लोर पर हलचल हो गई। नई सीईओ आ गई, किसी ने चिल्लाकर कहा। बहुत सारे एम्प्लॉयज खड़े होकर देखने लगे। आहान भी उस तरफ देखने लगा। आहान के दिल की धड़कन रुक गई और उसके पैर जम से गए। आहान उसे बहुत अच्छे से तो नहीं देख पाया, पर उसने जितना देखा तो वो समझ गया था कि वो शनाया ही थी। आहान को कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उनकी किस्मत बस एक इत्तेफाक है। उन्हें अलग हुए बस 2 ही दिन हुए थे और आज वो फिर से एक ऑफिस में थे।
आहान उस ऑफिस में सबसे नीचे पोस्ट पर था और शनाया सीईओ थी। आहान मुस्कुराने लगा। उसने मन में सोचा, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। आहान, तुम जानते हो हमारे सीईओ तो बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर लग रही है वो। चिराग ने कहा। वो तो है, आहान ने कहा। हम चलकर देखें? चिराग ने पूछा। आहान चिराग को देखने लगा। चिराग की आंखों में चमक थी और उसका चेहरा बहुत उत्सुक था। आहान उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, चलो देख कर आते हैं। असल में आहान खुद भी शनाया को देखना चाहता था। उसने उसे 2 दिन से नहीं देखा था, जो उसे 2 साल के बराबर लग रहे थे। ऑफिस में घुसने के बाद शनाया सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में गई, जो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थी। आज उसका पहला दिन था और उसकी पहली मीटिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स के साथ थी। चिराग और आहान जब लिफ्ट की तरफ गए तब उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत भीड़ थी। लगता है सबने वही सोचा जो हमने सोचा है, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसे देख रहा था कि सब शनाया को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आहान, हम सीईओ को बाद में देख लेंगे, चिराग ने कहा। चिराग ने सोचा कि अब सीईओ तो यहीं पर है, वो उनसे कभी भी मिल सकते हैं। भीड़ में धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, हम वापस नहीं जा रहे हैं, स्टेज से ऊपर चलते हैं, आहान ने कहा। है? अरे कॉन्फ्रेंस रूम 25th फ्लोर पर है, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? हैं? चिराग हैरान था। एक लड़की को देखने के लिए आहान इतना डेस्परेट क्यों हो रहा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। चिराग सोच ही रहा था कि आहान पागल है। इतने में उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा उसको। चिराग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। आहान बहुत आसानी से 25th फ्लोर पर पहुंच गया। वही चिराग 18th फ्लोर पर हाँफ रहा था। 25th फ्लोर पर पहुंचने के बाद आहान कॉन्फ्रेंस रूम के सामने पहुंचा। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम का डोर थोड़ा बंद था। सब उसके सामने खड़े थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे खोल पाए। सबके चेहरे मायूस और डिसअपॉइंटेड थे। आहान ने सोचा कि क्या वो ये डोर खोल सकता था। हाँ, पर डोर खुलने के बाद आहान क्या कहता? वो कौन था? कंपनी की सबसे नीची पोस्ट पर नया अपॉइंटेड एम्प्लॉय या फिर सीईओ शनाया का एक्स हस्बैंड? आहान ने सोचा कि दोनों ही इंट्रोडक्शन इस वक्त सही नहीं थे। शनाया से मिलने का ये सही वक्त नहीं है, आहान ने मन मन में सोचा। आहान ने गहरी सांस ली और वहां के लिए तैयार हुआ। तभी चिराग हाँफते हुए वहां आया। हालत, तुम सुपरमैन हो क्या? अबे ऐसे उड़ते उड़ते कहाँ गए? चिराग ने हाँफते हुए कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। चिराग एक आम आदमी था, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। चिराग ने खुद को संभाला और फिर आहान से पूछा, तुमने सीईओ को देखा? आहान ने ना में गर्दन हिलाई और बाद में दरवाजे की तरफ इशारा किया। ओह, अब रहने दो, बाद में कभी मिल लेंगे, चलो चलते। चिराग ने आहान को कंफर्ट करते हुए कहा। चिराग देख पा रहा था कि आहान नई सीईओ से मिलने के लिए कितना बेचैन था, इसलिए उसे आहान के लिए बुरा लग रहा था। चिराग जानता था कि आहान और सीईओ के स्टेटस में बहुत फर्क था, इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता था। आहान समझ गया था कि चिराग क्या हो सकता है और क्या कर सकता है, पर उसने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। कंपनी की हाई पोस्ट के सारे लोग रूम से बाहर आ रहे थे। उनमें कीर्ति और अश्विन भी थे। सब लोग हंसते बोलते हुए बाहर निकले। अश्विन भी बहुत एक्साइटेड लग रहा था। सिर्फ कीर्ति थी जो डिसअपॉइंटेड लग रही थी। जैसे ही दोनों ने आहान को वहां देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। कीर्ति पैर पटकते हुए आहान के पास आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्ति ने पूछा। तुम्हें क्या मतलब? आहान ने कहा। आहान सोच रहा था कि कीर्ति को उससे प्रॉब्लम क्या है, जब देखो उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है। हर वक्त इसके मुंह से मेरे लिए जहर निकलता है, आहान ने सोचा। अब अश्विन भी उनके पास आ गया था। आहान और चिराग को देखकर अश्विन समझ गया था कि वो वहां पर क्यों आए हैं। बाकियों की तरह वो भी सीईओ से मिलना चाहते थे। अबे तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसा फटीचर आदमी हमारे सीईओ से इतनी आसानी से मिल सकता है क्या? अश्विन ने कहा। इस वक्त वहां जितने भी लोग थे वो सब आहान पर हंसने लगे
और खुद भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। आखिर वो भी कंपनी के मामूली एम्प्लॉय ही थे। अभी तक यहाँ खड़े हो, जाकर अपना काम करो। यूजलेस ह्यूमन बीइंग, तुम्हें जॉब इधर उधर घूमने के लिए नहीं दी गई है, कीर्ति ने गुस्से में कहा। दरअसल इस बार कीर्ति आहान पर गुस्सा नहीं थी, पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आहान उसे सबसे अच्छा जरिया लग रहा था। कीर्ति को लग रहा था कि नया सीईओ कोई हैंडसम और अमीर आदमी होगा, पर यह एक लड़की थी, वो भी इतनी खूबसूरत। शनाया ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शनाया के सामने कीर्ति की खूबसूरती और फिगर कुछ भी नहीं था। अश्विन भी शनाया को देखते ही इम्प्रेस हो गया था। शनाया को ऑफिस में आए कुछ ही देर हुई थी और सब लोग बस उसकी ही बातें कर रहे थे। इससे कीर्ति को बहुत जलन महसूस हो रही थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए कीर्ति को आहान दिख गया था। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया। चिराग भी उसके पीछे पीछे चला गया। तभी कॉन्फ्रेंस रूम से शनाया बाहर आई। उसने बहुत ही एलिगेंट फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। पिछले दिनों के मुकाबले आज वो फ्रेश लग रही थी, पर फिर भी उसकी थकान झलक रही थी जो उसकी आंखें छुपा नहीं पा रही थी। शनाया मैम, शनाया मैम, पीछे से उसकी सेक्रेटरी उसे बुला रही थी। क्या हुआ? शनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैम आप ठीक है ना? सेक्रेटरी ने कहा। उसने नोटिस किया था कि मीटिंग में पूरा टाइम शनाया थोड़ा खोई हुई थी। शनाया कहाँ खोई हुई थी? क्या होगा जब शनाया और आहान का आमना सामना होगा? आहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शनाया ने कहा। वो मीटिंग में आप? सेक्रेटरी ने कुछ बोलना चाहा, पर शनाया ने उसे रोक दिया। कुछ और काम है तुम्हें? शनाया ने कहा। हाँ, चेयरमैन सर के बेटे विपुल सर का कॉल आया था। उन्होंने आज आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। रिजर्वेशन ओबेरॉय होटल में हो चुका है। वो आपको पिक मना कर दो उन्हें, मैं फ्री नहीं हूँ, शनाया ने सेक्रेटरी की बात को काटते हुए कहा। शनाया इसी दुनिया में रह रही थी, इसलिए वो जानती थी कि विपुल शनाया को डिनर पर क्यों ले जाना चाहता था। सेक्रेटरी ये बात सुनकर हैरान हो गई। विपुल सुखानी चेयरमैन प्रशांत सुखानी का इकलौता बेटा था। वो शनाया से मिलना चाहता था, पर शनाया मना कर रही थी। प्रशांत की नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ थी। फिर भी शनाया विपुल को भाव नहीं दे रही थी, जबकि वो सामने से उसे डिनर पर ले जाना चाहता था। इतना ही नहीं, शनाया को वो एक बहुत ही लविश रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था। रेस्टोरेंट की लोकेशन, इंटीरियर्स और एम्बियंस पूरे मनाली में सबसे पॉश और रॉयल थे। ओके शनाया मैम, मैं कॉल करके मना कर दूंगी, सेक्रेटरी ने कहा। भले ही वो कितनी भी हैरान क्यों ना हो, वो शनाया से सवाल नहीं कर सकती थी। फिर दोनों वहां से चली गई। आहान फैल्कन इंडस्ट्रीज में काम करते हुए कुछ दिन शांत रहा। उसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और कोई भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ा। पर फिर भी इन दिनों में वो फ्री नहीं था। उसे शनाया की चिंता हो रही थी। शनाया मनाली में अकेली थी और उसे यहाँ आते ही तुरंत इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया गया था। उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो कई सालों से कंपनी की हाई पोस्ट पर थे। ऐसे में कंपनी में बहुत लोग होंगे जो उससे जलेंगे या उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आहान शनाया की मदद करना चाहता था। आहान, मैं पहली बार एक लो लेवल एम्प्लॉय को इतना काम करते हुए देखा हूं। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो जल्दी सेल्स टीम के हेड बन जाओगे, चिराग ने कहा। इतने दिनों से आहान चिराग से बहुत बार कंपनी के बारे में सवाल करता था। चिराग कंपनी के ऑपरेशन और बड़े बड़े लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आहान को बताता रहता था। चिराग सोच रहा था कि आहान कंपनी में बड़ा नाम हासिल करना चाहता है। सेल्स टीम का हेड, आहान ने कहा और हंसने लगा। अगर उसे कंपनी का चेयरमैन भी बना देते तो भी आहान नहीं टिकता। आहान सबके बारे में इसलिए जान रहा था ताकि वो पता कर सके कि शनाया को किससे खतरा हो सकता है और वो उस खतरे से शनाया को कैसे बचाएगा। चिराग ये बात नहीं जानता था। अगर चिराग को ये बात पता चल जाती तो वो आहान को पागल समझता। आहान, चिराग, अश्विन तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है, पीछे से आवाज आई। बिना उसकी तरफ देखे दोनों जानते थे कि ये कीर्ति की आवाज थी। पिछले कुछ दिनों से कीर्ति और अश्विन ने चिराग और आहान को किसी न किसी बात के लिए परेशान किया ही था। आहान से तो कीर्ति नफरत करती थी, पर क्योंकि चिराग आहान का अच्छा दोस्त बन गया था इसलिए वो चिराग को भी नहीं छोड़ती थी। सेक्रेटरी कीर्ति, क्या बात है? मैनेजर अश्विन हमें क्यों बुला रहे हैं? चिराग ने पूछा।
वैसे तो कीर्ति कंपनी में सेल्स असिस्टेंट थी, पर क्योंकि वो हर वक्त अश्विन के आगे पीछे रहती थी, इसलिए सब उसे अश्विन का पर्सनल सेक्रेटरी भी मानते थे। जब बोल दिया कि वो बुला रहे हैं तो उठकर उनके ऑफिस में चले जाओ, उल्टा सवाल करने की जरूरत नहीं है, कीर्ति ने कहा और अपनी हील बजाती हुई वहां से चली गई। कीर्ति को पहले चिराग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो उससे बहुत चिढ़ती थी। आहान, अश्विन फिर से हमारे लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई? चिराग ने परेशान होते हुए कहा। क्या कर सकते हैं, मिलकर फाइट करेंगे और क्या, आहान ने कहा। अपना हाथ का काम खत्म करने के बाद दोनों अश्विन के ऑफिस में चले गए। अश्विन का ऑफिस वहां के पूरे फ्लोर का सबसे बड़ा ऑफिस था। आहान ने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। इस वक्त कीर्ति अश्विन की गोद में बैठी हुई थी और दोनों इंटीमेट हो रहे थे। आहान को देखकर दोनों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें पता नहीं है कि डोर नॉक करके अंदर आते हैं? क्या तुम कंपनी के रूल्स नहीं जानते? अश्विन ने गुस्से में कहा। गेट आउट ऑफ हियर, अश्विन ने इशारा करते हुए कहा। मैनेजर अश्विन, आहान से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए, आगे से, चिराग ने आगे होकर आते हुए कहा। चुप, तुम्हें बोलने के लिए कहा मैंने, अश्विन ने चिराग की बात को काटते हुए कहा। चिराग को इस बात का बुरा लगा, पर वो अश्विन पर गुस्सा नहीं कर सकता था। अश्विन, मैंने दरवाजा खोला था, जो बोलना है मुझे बोलो, चिराग को इस बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चिराग वैसे भी आहान की वजह से बहुत कुछ सहन कर रहा था, इसलिए आहान नहीं चाहता था कि उसकी ऐसी बेइज्जती हो। चिराग इनोसेंट था, उसे ये सब इसलिए झेलना पड़ रहा था क्योंकि वो आहान का दोस्त था और अश्विन और कीर्ति आहान से नफरत करते थे। तुम बताओगे मुझे कि मुझे किससे कैसी बात करनी है? अश्विन ने कहा। आहान को अब गुस्सा आने लगा। जैसे ही अश्विन ने आहान से नजरें मिलाई, आहान ने एक लुक दिया। आहान की आंखों में खतरनाक गुस्सा था। यह देखकर अश्विन भी एक पल के लिए डर गया था। किसी साधारण इंसान की आंखों में वो डर ऐसा हो सकता था। जब अश्विन ने रियलाइज किया कि वो अपने ऑफिस में और बाहर नहीं है, तब उसमें फिर से कॉन्फिडेंस आया। आहान, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि विनोद अंकल तुम्हारे साथ, अश्विन ने धमकाते हुए कहा। विनोद अंकल के बिना या उनके साथ तुम किसी भी तरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? आहान ने कहा। अश्विन ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ आए हुए तुम्हें काफी दिन हो गए होंगे। मैं तुम्हें कंपनी के रूल्स पता करने के लिए बुलाया है, समझे? ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब जाएं हम? नहीं, ये कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय अच्छे से रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, समझे? अश्विन ने कहा। तो ये कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा काम करना चाहिए? ये जॉब यहाँ तुम्हें घूमने आने के लिए नहीं मिली है। वी वांट रिजल्ट्स, अश्विन ने कहा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, आहान ने कहा। आहान जानता था कि अश्विन ने उसके लिए कुछ काम सोच कर रखा था। लाइफ केयर हॉस्पिटल को कुछ टाइम पहले एंटी कैंसर ड्रग्स चाहिए। मैंने देखा हमारे पास वो स्टॉक में है। फिर उनसे किसी ने अब तक बात क्यों नहीं की? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अश्विन ने पूछा। आहान समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी, वरना वो लाइफ केयर हॉस्पिटल का टारगेट उन्हें तो नहीं देता। मैनेजर अश्विन, हमारे टीम लीडर 2-3 बार उनके पास जाकर आए हैं, पर वो लोग ना डीन से मिलने देते हैं और ना ही इस बारे में कोई और बात करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ह्यूमिलिएट करके बाहर निकाल देते हैं। अगर मैं और आहान वहां गए तो हमें हॉस्पिटल के दरवाजे के पास ही बाहर निकाल देंगे, चिराग ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा। फैल्कन इंडस्ट्रीज मेडिकल में बहुत बड़ा नाम थी, पर लाइफ केयर हॉस्पिटल उससे भी बड़ा नाम थी। कंपनी में जब भी कोई उस हॉस्पिटल में बिजनेस रिलेटेड काम से आ जाता था तो वो उन्हें एंटरटेन नहीं करते थे। काम शुरू करने से पहले तुम दोनों ने हार मान ली क्या? अश्विन ने कहा। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। मुझे नहीं पता तुम ये ऑर्डर कैसे लाओगे, पर तुम्हें लाना पड़ेगा। कुछ भी करो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ या कोई भी तरह का इस्तेमाल करो, पर यह ऑर्डर लाओ। और अगर तुम ये नहीं कर पाए ना, तो फिर अपना सामान बांधो और इस कंपनी से ना दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, अश्विन ने कहा। अश्विन मुस्कुराने लगा।
वो जानता था कि ये दोनों यहाँ काम भी नहीं कर पाएंगे। अश्विन का असली मकसद आहान और चिराग को कंपनी से निकालने का था। उसे बस एक रीजनेबल कारण चाहिए था जिससे वो ये कर सके। आखिर उसे विनोद को भी जवाब देना था। आहान और चिराग भी अश्विन का प्लान समझ गए थे। चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर हम ये ऑर्डर ले आए तो? आहान ने पूछा। और ये लाइफ केयर हॉस्पिटल से ऑर्डर ले आए तो क्या करोगे तुम कह रहे हो कि ये ऑर्डर ला सकते हो तुम? अश्विन ने पूछा। चिराग भी उसे आंखें बड़ी करके देख रहा था। हाँ, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? घुटनों में है तुम्हारा दिमाग है? तुमने सुना नहीं कि चिराग ने क्या कहा? अश्विन ने कहा। जो पूछा है वो बताओ। लाइफ केयर हॉस्पिटल जायंट है, जायंट। वो कोई छोटी मोटी फार्मेसी नहीं है कि तुम जब बात करोगे और ऑर्डर मिल जाएगा। वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। अबे तो तुम क्या हो? अश्विन ने कहा। मैं ये कर सकता हूं, तुम बताओ अगर मैंने ये कर दिया तो तुम क्या करोगे? आहान की आवाज बहुत शांत थी और उधर अश्विन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं चिराग आहान की बात सुनकर हैरान था। अगर ऐसा हो गया ना तो तुम इस कंपनी में मेरी पोजीशन ले सकते हो। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाओगे तुम, अश्विन ने कहा। 2 घंटे, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या 2 घंटे? 2 घंटे और अपनी पोजीशन एंजॉय करो। फिर तुम्हें इस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, आहान ने कहा। अब तो पागल हो गया? अश्विन ने पूछा। कौन पागल है और कौन नहीं ये 2 घंटे में पता चल जाएगा, ठीक है? आहान ने कहा और वहां से चला गया। उसके पीछे चिराग भी ऑफिस से बाहर आ गया। आहान, चिराग बहुत हैरान था। उसे लग रहा था कि आहान अभी अश्विन के सामने बकवास करके आया था। लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले ऑर्डर देना तो दूर, उनसे बात भी नहीं करेंगे। क्या हुआ? आहान ने कैजुअली पूछा। तुम जानते हो ना कि अश्विन हमें जॉब से निकालने चाहता है और इसलिए ये सब कर रहा है, चिराग ने कहा। पता है मुझे, आहान ने कहा। पता है? फिर तुमने उसके सामने ये कैसे कह दिया? चिराग ने कहा। हाँ, तुम इतना परेशान मत हो आहान। अगर हम ये ऑर्डर नहीं ले पाए ना तो अश्विन हमें जॉब से तो निकालेगा, पर साथ ही हमारा नाम भी खराब कर देगा। अब ये कैसे करोगे तुम? चिराग ने कहा। पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, आहान ने कहा। आहान कुछ दिन पहले ही लाइफ केयर हॉस्पिटल के डीन से मिला था। वो मुकेश था। अतुल का ट्रीटमेंट लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही चल रहा था। हालांकि आहान मुकेश से एक ही बार मिला था, पर इसके रिलेशंस रक्षित के साथ बहुत अच्छे थे। आहान ने सोचा कि अगर मुकेश नहीं माना तो वो रक्षित की मदद ले सकता है। कोशिश करोगे? चिराग का मुंह उतर गया। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर उसे लगा था कि आहान के पास कोई प्लान होगा, पर आहान खुद ही कोशिश के भरोसे था। चिराग को विश्वास हो गया था कि उनकी जॉब अब कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो चलो मेरे साथ। 2 घंटे में तुम सेल्स मैनेजर होंगे, आहान ने कहा। चिराग ने पिछले दिनों आहान की बहुत मदद की थी। इसके अलावा उसकी वजह से अश्विन और कीर्ति ने चिराग को बहुत परेशान किया था, इसलिए आहान चिराग के लिए कुछ करना चाहता था। हैं? चिराग ने कहा। दरअसल चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान से क्या कहे। वो नहीं जानता था कि कोशिश करने के अलावा आहान के पास और क्या प्लान है। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे आहान पर भरोसा था। ऑफ कोर्स मुझे तुम पर भरोसा है भाई। जब से तुम आए हो अश्विन की हर कंप्लेंट को तुमने दूर किया है। ये बहुत ज्यादा हो गया है, पर फिर भी आई ट्रस्ट यू, चिराग ने कहा और उनके साथ चलने लगा। दोनों कंपनी के पार्किंग लॉट में पहुंचे। चिराग की कार में बैठकर लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। चिराग एक मामूली सा एम्प्लॉय था, पर उसने पैसे सेव करके ये छोटी और सस्ती कार ली थी। ये कार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसने उसे बहुत अच्छे से रखा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आहान ने तुरंत रक्षित को कॉल नहीं किया। उसने सोचा कि पहले वो खुद मुकेश से बात करेगा। अगर वो नहीं माना तब वो रक्षित से मदद मांगेगा। हॉस्पिटल में एंटर करते ही वो एक लड़की से टकरा गया। आउच! कैसे चल रहे हैं आप? उस लड़की ने कहा। जब लड़की ने अपने बाल ठीक किए और खुद को संभाला तब उसने देखा कि उसके सामने आहान था। आहान भी उस लड़की को पहचान गया था। उस लड़की को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। ये लड़की कौन है? हेलो डॉक्टर लक्ष्मी, आहान ने कहा। ये वही डॉक्टर थी जो अतुल की ट्रीटमेंट कर रही थी।
क्या हेलो, तुम्हारी वजह से अभी मेरा सर फूट जाता, लक्ष्मी ने गुस्से में कहा। जब वो आहान से टकराई तब उसे लगा जैसे वो दीवार से टकराई हो। सॉरी, मेरी गलती हो गई। चलते वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। आहान ने तुरंत माफी मांगी। लक्ष्मी की जुबान चाहे जैसी भी हो, पर वो दिल की अच्छी थी। इट्स ओके। ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर से कुछ तमाशा करना है क्या? लक्ष्मी ने पूछा। पिछली बार जब वो आया था तब एक ब्लैक पिल से आहान ने डॉक्टर्स में हलचल मचा दी थी। डॉक्टर लक्ष्मी, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं बस यहाँ पर डॉक्टर मुकेश से मिलने आया हूँ, आहान ने कहा। डैड से मिलने? तुम्हें डैड से क्या काम है? लक्ष्मी ने पूछा। मैं फैल्कन इंडस्ट्रीज से आया हूँ, बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, आहान ने कहा। तुम फैल्कन में काम करते हो? लक्ष्मी की आंखों में हैरानी थी। पहले नहीं करता था, अब अभी ज्वाइन किया है, आहान ने कहा। तुम यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में बात करने आए हो? लक्ष्मी ने पूछा। हाँ। डॉक्टर मुकेश कहाँ है? आहान ने फिर से पूछा। तुम्हें जानना है? लक्ष्मी हंसने लगी। हाँ, आहान ने कंफ्यूज होते हुए कहा। ठीक है, फिर पहले मुझे बिग सिस्टर लक्ष्मी बुलाओ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। आहान के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गया। ये लड़की चाहती क्या थी? जाने दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा कि डॉक्टर मुकेश का रूम कहाँ पर है, आहान ने कहा। वो सबके सामने उसे बिग सिस्टर तो बुला नहीं सकता था। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? आहान को जाता देख लक्ष्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। पापा आज हॉस्पिटल में नहीं है, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं बाहर, लक्ष्मी ने आहान को गुस्से में बताया। आहान चलते चलते रुक गया। अगर हॉस्पिटल का डीन वहां पर नहीं था तो आहान अब किससे बात करेगा? आहान के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। पापा की जगह मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, लक्ष्मी ने कहा और हंसने लगी। उसने आहान के चेहरे पर परेशानी देख ली थी। इस बात की क्या शर्त है? फिर से आपको कुछ बुलाना पड़ेगा क्या? आहान ने लक्ष्मी को ताना मारते हुए कहा। उसने लक्ष्मी की बात तुरंत नहीं मानी थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुमसे अब ये थोड़ी मांगूंगी, लक्ष्मी ने कहा। अच्छा, फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम इंटरनल मार्शल आर्ट सिखाओ मुझे, लक्ष्मी ने कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। इंटरनल मार्शल आर्ट्स? आहान हैरान हो गया। ये एक मार्शल आर्ट्स तकनीक थी, पर लक्ष्मी को इसके बारे में कैसे पता था? डॉक्टर मुकेश ने तुम्हें कुछ बताया? आहान ने पूछा। वो जानना चाहता था कि लक्ष्मी को कैसे पता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। हैं? मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ क्या? मैंने खुद देखा, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी ने मुंह बिगाड़ते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता चला? आहान ने पूछा। उस दिन आहान ने कोई भी ऐसी तकनीक यूज नहीं की थी जिससे लोगों को समझ आ जाए कि वो मार्शल आर्टिस्ट है। अतुल सर की बॉडी बर्फ की तरह जम गई थी, पर जब तुमने उन्हें हाथ लगाया तो उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत नॉर्मल हो गई। इसके अलावा डॉक्टर अनुभव ने जब अतुल सर से पूछा था कि वो मार्शल आर्टिस्ट है क्या, तब उन्होंने हाँ बोला था, लक्ष्मी ने कहा। तो इससे तुमने ये सोच लिया कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे और अतुल को इंटरनल मार्शल आर्ट आता है, आहान ने पूछा। लक्ष्मी बहुत केयरफ्री लड़की थी। उसने नहीं सोचा था कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है इतना ध्यान रख सकती होगी। आहान जब अतुल की बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया था तब उसने इंटरनल पावर यूज की थी, पर उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी उसे समझ जाएगी। किसी भी आम इंसान के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था। हाँ, लक्ष्मी ने कहा। क्या कहना है तुम्हारा, मैं स्मार्ट नहीं हूं? लक्ष्मी ने प्राउड फील करते हुए कहा। काफी स्मार्ट। आहान ने सिंसियरली उसकी तारीफ की। उसने सच में क्लूज को पहचान कर यह पता कर लिया था कि आहान मार्शल आर्टिस्ट है। अब मैं इतनी स्मार्ट हूं तो मैं मार्शल आर्ट्स भी आराम से सीख जाऊंगी, लक्ष्मी ने कहा। डॉक्टर लक्ष्मी, आप मार्शल आर्ट्स क्यों सीखना चाहती हैं? क्या मैं ये जान सकता हूं? ऐसा कोई कारण जो मुझे पता होना चाहिए, आहान ने पूछा। मुझे ना हीरोइन बनना है, लक्ष्मी ने तुरंत कहा। वो अभी भले ही डॉक्टर थी, पर बचपन से ही वो हीरोइन बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी और उन्हें बचाना चाहती थी। उसने मार्शल आर्ट के बारे में काफी कुछ पढ़ा था,
इसलिए उसे पता था कि अगर वो इंटरनल मार्शल आर्ट के एक पर्टिकुलर लेवल को पार कर लेगी तो वो दीवारें लांघ सकेगी। ये सब सुनकर आहान की बोलती बंद हो गई। डॉक्टर लक्ष्मी, आप किस दुनिया में हैं? फीमेल मार्शल आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मेरा मन है इसलिए मुझे बनना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले 5 साल इंटरनल मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर आप मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख पाएंगी। आहान ने समझाया। आहान की ट्रेनिंग बहुत छोटी एज से शुरू हो गई थी, इसलिए उसे कम टाइम लगा था। पर लक्ष्मी की उम्र में उसकी सारी हड्डियां स्ट्रक्चर ले चुकी थी। अब पहले उसके ढांचे को पॉलिश करना पड़ेगा, जिसमें कुछ साल लगेंगे, और फिर मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ऐसे में लक्ष्मी को मार्शल आर्टिस्ट बनने में बहुत साल लगने वाले थे। पर अगर लक्ष्मी को आइस लोटस फिल्म मिल पाए तो इतनी परेशानी नहीं होगी। 5 साल तक, लक्ष्मी ने सोचा। उसे लगा था कि उसे मार्शल आर्ट सीखने में कुछ महीने ही लगेंगे, पर आहान तो 5 साल बोल रहा था। इसका मतलब उसकी जिंदगी के 5 साल बस ट्रेनिंग में चले जाएंगे। उसमें भी वो मार्शल आर्टिस्ट बन नहीं पाएगी, फीमेल हीरोइन नहीं। लक्ष्मी को थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी। उसने सोचा कि हीरोइन बनना इतना आसान नहीं होगा। डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। कुछ लोग उसे बीच में छोड़ देते हैं। आप आराम से सोचकर फैसला लेना। आहान ने कहा। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, लक्ष्मी ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसने पक्का फैसला कर लिया था। आप श्योर हैं कि आप इसके बारे में फिर से सोचना नहीं चाहती? आहान ने कहा। मैंने ये सोच समझकर फैसला लिया है, लक्ष्मी ने कहा। मुझे हमेशा से लगता है कि इंसान को जिंदगी में कुछ अच्छा और मीनिंगफुल करना चाहिए। मैं जब से छोटी थी ना, तब से मुझे मार्शल आर्ट की दुनिया पसंद थी, और कभी भी उसमें ट्रेन करने का मौका नहीं मिला था मुझे। अगर आज तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं उस दुनिया से हमेशा दूर रहती, पर अब मुझे तुम्हारी वजह से मौका मिला है, इसलिए मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी इसे। लक्ष्मी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। लक्ष्मी को अफसोस करना नहीं आता था। ठीक है, आहान ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्मी हार मानने वाली नहीं थी। उसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया था, और बस इस बात पर वो अटल थी। लक्ष्मी का जुनून देखकर आहान ने सोचा कि वो एक चांस डिजर्व करती है, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट बने या नहीं। थैंक यू मास्टर, लक्ष्मी ने कहा, और आहान के सामने झुकने लगी, पर आहान ने उसे मना कर दिया। अरे प्लीज प्लीज, मुझे अपना मास्टर मत मानिए, अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूं। मेरे मास्टर मुझे स्टूडेंट बनाने की परमिशन नहीं देते हैं अभी, आहान ने कहा। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अपनी ट्रेनिंग को लेकर आप निश्चिंत रहिए। आई विल गिव माई बेस्ट, आहान ने कहा। इस वक्त लक्ष्मी आहान की स्टूडेंट बनने के लायक नहीं थी। आहान की स्टूडेंट बनने का मतलब था नारायण की स्टूडेंट होना। उसके लिए लक्ष्मी को बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत प्योर होता है, और उसके लिए ये बहुत बड़ी सेरेमनी की जाती है। ओके, लक्ष्मी आहान की बात मान गई। हम एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूंगी। ठीक है, आहान ने कहा और लक्ष्मी को अपना नंबर दे दिया। इसके बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए। लक्ष्मी आगे चल रही थी और आहान और चिराग उसके पीछे। चिराग को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हैरानी में आहान के साथ चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से साइन हो गया क्योंकि लक्ष्मी उनके साथ थी। परचेज डिपार्टमेंट ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और दवाइयों का ऑर्डर दे दिया। जब आहान और चिराग हॉस्पिटल से बाहर निकले तब चिराग खुशी में उछल रहा था। आहान, सच में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, चिराग ने कहा। वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को आगे पीछे करके देख रहा था। हाँ, देखो सील के साथ। इट्स अमेजिंग, इट्स सिंपली ऑसम, चिराग ने कहा। ये कॉन्ट्रैक्ट उसका अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 10 करोड़ में साइन किया था। चिराग बहुत ज्यादा खुश था। अरे आहान, तुम डीन की बेटी को कैसे जानते हो? चिराग ने पूछा। चिराग ने कभी नहीं सोचा था कि आहान यहाँ मनाली में किसी को जानता होगा। उनका स्टेटस भी बहुत अलग था। लक्ष्मी इतने बड़े हॉस्पिटल के डीन की बेटी थी और एक रेप्यूटेड डॉक्टर थी, वहीं आहान एक मामूली सा एम्प्लॉय था। सीक्रेट,
आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। आहान चिराग को कुछ समझा नहीं सकता था। चिराग के लिए मार्शल आर्ट की दुनिया अनजान थी। चिराग ने कुछ नहीं कहा, बस आहान को घूरने लगा और फिर हंसने लगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद दोनों सीधा फैल्कन पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिराग के डेस्क का सारा सामान किसी ने नीचे गिरा दिया था। डॉक्यूमेंट्स, पेन, कप, सब कुछ फैला हुआ था। ये सब किसने किया? आहान ने पूछा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने खुद को शांत किया। मैंने किया, एक लड़की ने कहा। यह लड़का अमित था। ये कीर्ति और अश्विन का चमचा था। उन्हें खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अश्विन भी इसे अपना सबसे भरोसेमंद आदमी मानता था। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, सारा सामान उठाओ और जगह पर रखो, आहान ने कहा। अच्छा, तुम मुझसे बहस नहीं करना चाहते? अमित ने कहा और हंसने लगा। तुम्हारी वैसे भी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बहस करो, समझे? अमित ने रूखी आवाज में कहा। अमित को गुस्सा आने लगा। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी अमित का मूड चेंज हो जाएगा। अमित, तुम आहान से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? चिराग ने गुस्से में कहा। ये तुम्हारा दोस्त है ना? कितने यूजलेस दोस्त बनाते हो तुम। वैसे तुम इसे भाई मानते हो तो मुझे अपना मास्टर मानना शुरू कर दो। आज से तुम मुझे मास्टर अमित बुलाओ, समझे? अमित ने कहा। ज्यादा मत बोलो अमित, चिराग ने कहा। चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अमित से कैसे डील करे। अमित एक बुली था। वो लोगों से हर वक्त झगड़ता था और मारपीट करता था। अमित क्योंकि वो अश्विन का चमचा था इसलिए बच भी जाता था। अगर मैंने ज्यादा बोल भी दिया तो तुम क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? लड़ोगे मुझसे? हैं? अमित ने चिराग के गाल पर 3-4 बार मारते हुए कहा। चिराग को ये ह्यूमिलिएशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आहान को भी ये सब सुनकर और देखकर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और वो अमित को घूरने लगा। अमित आहान को देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा, मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? हैं? कोई जरूरत नहीं है। वो फिर से चिराग को मारने वाला था तब किसी की आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? किसी के पास कोई काम नहीं है क्या? मैनेजर अश्विन, अमित ने कहा। उसके चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। अश्विन और कीर्ति साथ साथ चलते हुए आ रहे थे। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अश्विन ने पूछा। मैनेजर, वो ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। अच्छा, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं इनकी चीजें फेंक दूं। अब चीजें फेंक दी हैं तो ये मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उन्हें उठाऊं। अच्छा, अश्विन ने फिर से कहा। इसके बाद उसने आहान और चिराग की तरफ देखा और कहा, अमित को तुम्हारी चीजें फेंकने के लिए मैंने ही कहा था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। तुमने हमारा सामान क्यों फेंकवाया? आहान ने कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम कोई ऑर्डर नहीं ला पाए तो तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर पाओगे, अश्विन ने कहा। हाँ, आहान ने कहा। तो फिर गेट लॉस्ट, अश्विन ने कहा। उससे विश्वास था कि वो ऑर्डर नहीं ला पाएंगे। हमें यहां से जाने की क्या जरूरत है, आहान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ऑर्डर ले आए, अश्विन ने कहा। क्यों नहीं ला सकता मैं? आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या होगा जब अश्विन को पता चलेगा कि आहान कॉन्ट्रैक्ट लाया है?